हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। भूगोल में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया किसी भी स्थान का समय किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किसी स्थान का अगर हमें समय मालूम है तो उस स्थान के लॉन्गिट्यूड को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब आंतरिक संरचना की जब हम लोग बात करते हैं, देखिए पृथ्वी बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पृथ्वी है। अब किसी चीज की आंतरिक संरचना को अगर हमें जानना है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी फल को ले लीजिए, छोटे मोटे फल को, उस फल के आंतरिक संरचना को अगर हमें पढ़ना है, कहाँ पर भ्रूण है, कहाँ पर उसका मांसल भाग है जो खाने योग्य होता है, कहाँ पर छिलका होता है, कहाँ पर बीज जो होता है, बीज का बाहरी आवरण है। इसको देखने के लिए हम बाहर से तो इसे एक्सरे करके नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं तो क्या करते हैं, उसको काटते हैं। उसके अनुप्रस्थ काट का जब हम स्टडी करते हैं, अनुप्रस्थ काट दैट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया का जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसकी आंतरिक संरचना का व्याख्या हम आसानी से कर सकते हैं। पृथ्वी इतनी छोटी भी नहीं है जिसका हम लोग अनुप्रस्थ काट करके उसका संरचना ज्ञात कर सकें। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के जो प्रमाण हैं, वो प्रमाण दो तरह से प्राप्त होते हैं। एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलते हैं, दूसरे प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार से हो सकती है। किसी ने आज तक देखा नहीं कि पृथ्वी की संरचना जो है वो किस प्रकार से है। ये प्रमाण है कुछ साइंटिफिक जो दिए गए हैं, पृथ्वी पर जो घटनाएं होती है उसके आधार पर, जैसे भूकंपीय घटनाओं के आधार पर भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात की जाती है, ज्वालामुखी के विस्फोटन से बात की जाती है, या कुछ हद तक जो मिट्टी का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, जो रचना है मिट्टी का, इसके आधार पर बताया जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी। और दूसरी चीज कि इस पृथ्वी के निर्माण से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करके भी बताया जाता है कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर ये हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज से बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या चीजें होती है। पहले ये तो पता चलेगा हमें पता कैसे चलता है। तो कहता है क्योंकि हमें पता है आज तक पृथ्वी का जो डायमीटर है वो 12,000 प्लस किलोमीटर है। 12 के प्लस किलोमीटर का इसका व्यास है, और अभी तक मैक्सिमम 12 किलोमीटर का ड्रिल हो चुका है। मात्र 12 किलोमीटर, 12,000 में 12 किलोमीटर। आप सोचिए कितना छोटा ड्रिल हो सकता है उस समय। तो कहता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को रासायनिक संरचना और यांत्रिक स्थिरता के आधार पर कई परतों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहां पर दो चीजें आए। एक रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना में देखिएगा सियाल, सीमा, नीफे, इस तरह से जब बताया जाता है सियाल एस, आगे चल के पढ़ेंगे सियाल, सीमा, नीफे, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल और लोहा, जो कि कोर में होता है। ये है इसकी रासायनिक संरचना। क्या है ये? इसकी रासायनिक संरचना। रसायन है, तत्व है। तो रासायनिक संरचना और यांत्रिक स्थिरता मतलब मैकेनिकल जो स्टेबिलिटी है, जैसे हम लोग पृथ्वी के सतह पर खड़े हैं, स्थिरता है, मजबूती है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्थिरता है, मजबूती है। यांत्रिक स्थिरता, दोनों के आधार पर पृथ्वी को कई परतों में डिवाइड किया जाता है। अब यांत्रिक स्थिरता के आधार पर हम बात करें तो जैसे अर्थ का क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये यांत्रिक स्थिरता के आधार पर। जब रासायनिक संरचना के आधार पर बात करेगा तो सियाल, सीमा, नीफे। आगे चल के देखेंगे इसके बारे में, डिटेल समझेंगे। अभी तो बस इतना अपने को समझना है किस प्रकार से आंतरिक संरचनाओं की विवेचना की जाती है। ठीक है, तो यांत्रिक स्थिरता के आधार कई परतों में विभाजित किया जाता है। इन्हें विशेषताओं के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को क्रस्ट, लिथोस्फीयर, एथनोस्फीयर, मेंटल,
बाह्य कोर, आंतरिक कोर जैसी संरचनाओं में इसे बांटा जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो प्रस्ताव है वो भूकंपीय तरंगों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर दिया जाता है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैंने क्या बोला कि पृथ्वी किसी भी चीज की आंतरिक संरचना अगर हमें जाननी होती है, जैसे हमें मान लीजिए कि मोबाइल आजकल जनरल है, अगर मोबाइल के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसको जानने के लिए क्या करना होता है, उसे आप खोल दीजिए चारों तरफ से, जो भी स्क्रू वगैरह, या फिर उसको कट कर दीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लीजिए, जिस तरफ की संरचना आपको देखनी है तो उसकी संरचना हुबहू दिख जाती है। तो यहां पर वही बात कहता है कि उसकी संरचना हम नहीं देख सकते हैं, पृथ्वी को हम काट नहीं सकते हैं, या पृथ्वी में हम ड्रिल नहीं कर सकते, इतनी हमारी क्षमता नहीं है। तो इसके कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, जैसे भूकंपीय तरंगे, ये सब क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है। कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं जिसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं की व्याख्या या उसके जो संरचना है उसका प्रस्ताव दिया गया है। मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो प्रस्ताव है वो भूकंपीय तरंगों जैसी या ज्वालामुखी विस्फोटन जैसी प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर इसका प्रस्ताव दिया गया है कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की हो सकती है। यहीं पर अगर हम बात करें, जो पृथ्वी की परतों की संरचना और भौतिक प्रकृति के आधार पर उनमें अलग अलग व्यवहार करती है। कैसा व्यवहार होगा, पृथ्वी की सतह कैसे होंगे, उस पर बात करता है। ठीक है, जो भूकंपीय तरंगें होती है इसका अलग अलग व्यवहार होता है अलग अलग लेयर्स में, क्योंकि उस लेयर्स की जो संरचना है वो अलग अलग प्रकार की। खैर वो तो आगे बात करेंगे। कहता पृथ्वी के आंतरिक भाग के स्रोत, सोर्स फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में क्या है, इसका सोर्स क्या है आपके पास, कि आप कैसे कर सकते हैं, सियाल है, सीमा है, नीफे है, या क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इस तरह से आप कैसे बता सकते हैं इसके सोर्स क्या है। तो पहला है हमारे पास प्रत्यक्ष स्रोत। क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स है हमारे पास। डायरेक्ट सोर्स में आपके पास क्या है, तो पहला है खनन। क्या है, खनन। हमें पता है हम लोग पृथ्वी के बाहरी परत में खोद खाद के अंदर से मिनरल्स निकालते हैं, ओर्स निकालते हैं, कोयला निकाल लेते हैं, सोना चांदी, ये सब भी कहां है, जमीन के अंदर है। तो खनन से पृथ्वी की संरचना का प्रत्यक्ष स्रोत मिलता है। कहता है कि पृथ्वी का सबसे आसानी से उपलब्ध सामग्री खनिज पदार्थ है। क्या है, मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ, इन जिन्हें खनन के माध्यम से, किस माध्यम से, माइनिंग के थ्रू हमें प्राप्त कर सकते हैं, माइनिंग के थ्रू इसे प्राप्त किया जा सकता है। खादानें बहुत गहरी भी हो सकती हैं, बहुत गहरा भी हो सकता है, कई किलोमीटर गहरा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में सोने की खादानें जो है 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी, सरफेस से 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी जो है सोने की खादानें हैं। तो खनन से भी पृथ्वी के संरचना का कुछ स्रोत मिलता है, किस प्रकार की संरचना, क्योंकि खनन के लिए 3 से 4 किलोमीटर नीचे आप जा रहे हैं ना, तो इसी से पता चल जाता है क्या है। उसके बाद ड्रिलिंग परियोजनाएं होती है, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स यूज किए गए। अब खनन करने के लिए तो चलो ठीक है, कितना किलोमीटर खनन करेगा, अब ड्रिलिंग करके कोशिश कर रहा है पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करने के लिए। तो कहता है भूपर्पटी के हिस्सों में मौजूद स्थितियों का पता लगाने के लिए अत्यधिक गहराई तक प्रवेश करने की कई परियोजनाएं हैं, जैसे कि डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ओशन के अंदर डीप ड्रिल करना, और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है भूपर्पटी को या जो संरचना है इसका अध्ययन करने के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए ड्रिल करने की एक परियोजना है, प्रोजेक्ट्स है, जिसमें ड्रिल करना है जमीन के अंदर, उसके मटेरियल्स को समझना है, उनकी चीजों को समझना है। इसी में कहता है कि जो डीप ओशन ड्रिलिंग परियोजना है या प्रोजेक्ट है 1968 से 1983, और एक इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो है वो 2004 के साथ साथ ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम समुद्र तल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो समुद्र तल है इसके अध्ययन के लिए क्या किया गया है, ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ कौन है, ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर के पास कोला में, कहां पर, कोला में, देखिए ध्यान से देखिएगा, आर्कटिक महासागर के पास कोला में अब तक की सबसे गहरी ड्रिलिंग की गई है, जो 12 किलोमीटर से अधिक गहराई तक पहुंच गई। कहां, 12 किलोमीटर से अधिक गहराई तक पहुंच गए। सबसे अधिक जो गहरा
किया गया है। देखिए, वैज्ञानिक खोजों के लिए एक बार और चला विश्व में, तो रूस ने 12 किलोमीटर तक ड्रिल किया, इसके बाद नहीं जा पाए अंदर, फेल हो गया, प्रोजेक्ट्स बंद हो गए। लेकिन अभी तक 12 किलोमीटर कहा जाता है, अभी तक गहराई जाया जा चुका है। उसके बाद अब और क्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो ज्वालामुखी विस्फोट। पहला आपका क्या था, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण में आपको क्या क्या मिलता है, तो पहला आपको था खनन। खनन के द्वारा भी हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। दूसरा हमारे पास आया डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट का। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के थ्रू भी हम ड्रिल करके, धरती के अंदर ड्रिल करके जो मटेरियल्स आता है, क्योंकि जब आप देखेंगे बोरिंग जब किया जाता है पानी के लिए 300 फीट 400 फीट जो बोरिंग किया जाता है, इसमें भी देखिएगा उसके अंदर से कुछ चीजें निकलती है, उसको स्टडी आप कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से भी आप पृथ्वी की संरचना का पता लगा सकते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट, क्योंकि पृथ्वी पर अक्सर कई जगहों पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करते हैं, और इन ज्वालामुखी विस्फोट के तहत आप वो जो अंदर का चीज आया बाहर में, उसका स्टडी कर सकते हैं, अंदर में क्या ऐसा है जो ये निकला, ठीक है, उसकी संरचना क्या है। कहता है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पिघला हुआ पदार्थ, जिसको मैग्मा कहते हैं, वो पृथ्वी की सतह पर विस्फोटित हो जाता है, मतलब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, और फिर प्रयोगशाला में जांच के लिए उपलब्ध होता है, मतलब इसे प्रयोगशाला लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि मैग्मा के स्रोत की गहराई का निर्धारण करना बहुत कठिन है, कि मैग्मा का जो सोर्स है, कहां से ये मैग्मा आया धरती के अंदर से, उसका पता लगाना कठिन है। लेकिन उस मैग्मा की जो संरचना है, इसके बारे में अच्छे से पता लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर ऐसी भी कुछ संरचनाएं मौजूद हैं। इसके बाद आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद आता है अप्रत्यक्ष स्रोत। कई सारे इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से हुआ करती होगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि उल्का पिंड का पृथ्वी पर आना, क्योंकि उल्का पिंड का निर्माण पृथ्वी के निर्माण के समय ही हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के निर्माण के समय जो अवशेष बचा है, उसी अवशेष से उल्का बना है। वही उल्का जब पृथ्वी की सतह पर किसी न किसी माध्यम से आकर गिरता है, तो पता लगाया जाता है कि कई सारे उल्का ऐसे देखे गए हैं जिसका जो आंतरिक भाग होता है, जो कोर वाला हिस्सा होता है, वो ठोस होता है। इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, जो इंटरनल कोर है, वो काफी सघन डेंस ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो खैर, ये क्या है, अप्रत्यक्ष प्रमाण है, अप्रत्यक्ष स्रोत है ना। डायरेक्ट नहीं, हमने नहीं देखा डायरेक्टली कि पृथ्वी के कोर में क्या है, लेकिन हमने दूसरे के संदर्भ में पृथ्वी के कोर के बारे में व्याख्या प्रस्तुत कर दी। तो वही क्या कहलाया, आपका अप्रत्यक्ष स्रोत कहलाया। अप्रत्यक्ष स्रोत कहता है तापमान, दबाव और घनत्व, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। तो कहता है पृथ्वी की कुल मोटाई ज्ञात होने पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर तापमान, दबाव और पदार्थों के घनत्व के मूल्यों का अनुमान लगाया, है ना। क्या किया है कि पृथ्वी की कुल मोटाई ज्ञात होने का, पृथ्वी की कुल मोटाई कहने का मतलब है पृथ्वी का डायामीटर, या फिर डायामीटर या रेडियस, क्योंकि डायामीटर जब पता चल गया तो रेडियस पता चलना तो ऑब्वियस है। तो कहता है पृथ्वी की कुल मोटाई ज्ञात होने पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर, डिफरेंट डेप्थ पर तापमान देखा, प्रेशर देखा और पदार्थों की डेंसिटी देखी। जो पदार्थ है, जैसे कि समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए हम कोई कपड़ा रखते हैं, नीचे सबसे नीचे वाला जो कपड़ा होता है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ऊपर से जितना हम कपड़ा रखते जाएं उतना ही सबसे लास्ट वाले पर प्रेशर पड़ेगा, उससे ऊपर पे थोड़ा सा कम, उससे ऊपर पे थोड़ा सा कम, इस तरह से प्रेशर अलग अलग होगा। और जो जितना अंदर दबेगा उसमें उतनी ही गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि अंदर में क्या है, पिघला हुआ पदार्थ है, गर्म है हमारा कोर। तो तापमान भी अलग अलग होगा, है ना। डेंसिटी, प्रेशर जब बढ़ेगा, जब हम किसी चीज को प्रेशर से दबा देंगे, तो प्रेशर से दबाने के बाद क्या होगी, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों का अनुमान लगा के अप्रत्यक्ष स्रोत का पता लगता है, ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। उसके बाद भूकंपीय गतिविधियां, भूकंपीय गतिविधियां जब होती हैं, है ना, जब अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक के आधार पर भी कुछ ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि अंदर से कुछ निकला नहीं। तो जब भूकंप आता है तो भूकंप में देखा जाता है कि कुछ ऐसा, क्योंकि भूकंपीय तरंगे कई प्रकार के वेव्स होते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, ऐसे अलग अलग वेव्स होते हैं। अब
प्रत्येक वेव्स जो होते हैं इनका किसी भी माध्यम में, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों माध्यम में चलने की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अलग अलग स्पीड से अलग अलग माध्यम में ये चलते हैं। इस आधार पर ऐसा देखा जाता है कि ये पृथ्वी के अंदर की संरचना किस प्रकार की होगी, ठोस है, कहीं पर द्रव है, कहीं पर गैस है, कहीं पर कुछ और है। तो ऐसे संरचना पता लगती है किस के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर। कहता है पी और एस तरंगों के छाया क्षेत्र पृथ्वी के परतों के विभिन्न घनत्वों को समझाने में मदद करती है। क्योंकि मैंने कहा लिक्विड होगा, डेंसिटी अलग होगा, गैस होगा, डेंसिटी अलग होगा, ठोस होगा, डेंसिटी अलग होगा, है ना। तो अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग स्टेट है, और अलग अलग स्टेट में जो वेव्स होते हैं पी और एस तरंग, ये जो चलते हैं, ये जब उस मीडियम में अपना गमन करते हैं तो उसका अलग अलग स्पीड होता है, अलग अलग एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, कहता उदाहरण के लिए एग्जांपल के थ्रू समझिए, एस तरंगे तरल पदार्थों से होकर संचारित नहीं हो सकती। जब एस तरंगे होंगी वो लिक्विड स्टेट से नहीं जा पाएगा। एस तरंगों के अचानक गायब हो जाने वाला या अंधेरा यह दर्शाता है कि पृथ्वी के बाहरी कोर तरल था। पृथ्वी का बाहरी कोर जो है वो कैसा है, तरल। जब अंदर से एस वेव आता है तो वो बाहरी कोर के पास जाते ही वो क्या होता है, गायब हो जाता है, अंधकार हो जाता है, प्रकाश गायब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि बाहरी कोर जो है वो कैसा है, इसका द्रव अवस्था में, क्योंकि ये लिक्विड से होकर संचारित नहीं होता है। ठीक है, कहता है पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली विभिन्न विभिन्न असंतुलने पृथ्वी की परतों के माध्यम से भूकंपीय तरंगों के प्रसार और वेग पर आधारित होती है। क्या कहा, पृथ्वी का आंतरिक भाग में पाए जाने वाली विभिन्न असंतुलने, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग संतुलन में नहीं है ना, और उस असंतुलन के कारण पृथ्वी की जो परतें हैं, परतों के माध्यम से भूकंपीय तरंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने कहा कि पृथ्वी का कई भाग ठोस अवस्था में, कोई लिक्विड अवस्था में, डेंसिटी अलग अलग है, और डेंसिटी अलग अलग होने के कारण ये जो भूकंपीय तरंगे होती है उनका जो प्रसार है, उनका जो वेग है वो अलग अलग होता है। इस पर आधारित है कि हम पृथ्वी की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद कहता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एक क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण है पृथ्वी के संरचना को समझने का। कहता है पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों पर, अलग अलग अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है, जैसे हमें पता है ना। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इसके भूमध्य रेखा पर अलग होता है, उसके ध्रुव पर अलग होता है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग कमेंट में बताएं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पर अधिक होता है या फिर भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। खैर, कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर, अक्षांश कहने का अर्थ है पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कहां जाएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा। तो अक्षांशों पर विभिन्न अक्षांश, मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री जब अक्षांश पर जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इधर 90 डिग्री साउथ जाएगा तो क्या वैल्यू होगा। तो डिफरेंस होता है 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा। ठीक है, कहता है कि विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अलग अलग होता है, और गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां, जो गुरुत्वाकर्षण का ये जो विसंगति है ना, मतलब ये जो क्या कहते हैं, अलग अलग वैल्यूज है गुरुत्वाकर्षण का, क्योंकि पृथ्वी के पूरे सरफेस पर एक जैसा रहना चाहिए था लेकिन एक जैसा नहीं है, इसी को कहते हैं विसंगति। और इस विसंगति के कारण पृथ्वी में पदार्थों के द्रव्यमान वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसी विसंगति के कारण पृथ्वी के में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो वितरण है, इसके बारे में पता चलता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है, किस प्रकार से पृथ्वी का मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर डिपेंड करता है। जितना अधिक मास होगा उतना ही अधिक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, और रेडियस जितना ही कम होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर के, है ना। खैर, फिजिक्स का पार्ट है ठीक है। उसके बाद अगला जो अप्रत्यक्ष प्रमाण है वो चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय सर्वेक्षण। पृथ्वी पर जब हम देखते हैं भूपर्पटीय भाग में चुंबकीय पदार्थों के वितरण के साथ साथ इन क्षेत्रों में पदार्थों के वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
जब हम बात करते हैं पृथ्वी के भूपर्पटी की, तो भूपर्पटी भाग में जो चुंबकीय पदार्थ है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इन क्षेत्रों में पदार्थों के वितरण के बारे में जानकारी मिलता है, हमें जानकारी प्राप्त होता है कि किस प्रकार की संरचना है। उसके बाद उल्का पिंड के द्वारा भी हमें पता चलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की हो सकती है। कहता है उल्का पिंडों में पाए जाने वाली सामग्री, क्योंकि मैंने बताया कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तारों का निर्माण हो रहा था, उसमें कई सारे अवशेष बचे और वही अवशेष जो हैं आज उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है, उल्का के नाम से जाने जाते हैं, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट या क्या कहते हैं आपका क्यूपर बेल्ट में है। तो यही जो उल्का पिंड है, कहता है उल्का पिंड में जो पाए जाने वाली सामग्री और संरचना है वो पृथ्वी के समान होती है, क्योंकि पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी के निर्माण के समय हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा चीज जब हम लोग बनाते हैं, कोई खाना ही बनाइए, खाना बनाते समय ही कई सारी चीजें ऐसी होती है जो वेस्ट हो जाती है और उसकी संरचना जो वेस्ट है उसकी संरचना और जो हमने बनाया उसकी संरचना भी तो समान ही है ना। तो वही कहता है कि पाए जाने वाली सामग्री जो उल्का का सामग्री होता है उसकी सामग्री और संरचना जो है पृथ्वी की जैसी होती है, इसीलिए यह पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का एक स्रोत बन जाता है। मतलब पृथ्वी के कह सकते हैं एक तरह का इनडायरेक्ट रेफरेंस, डायरेक्ट रेफरेंस नहीं इनडायरेक्ट रेफरेंस मिल जाता है कि पृथ्वी की संरचना इस प्रकार से हो सकती है। खैर, पृथ्वी की संरचना यहीं पर समाप्त होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर कि प्रमाण क्या है, स्रोत क्या है पृथ्वी के संरचना के बारे में जानने के। तो उम्मीद करता हूं आज का जो क्लास है वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और आपने नोट्स भी जरूर बना लिया हो। आगे बात करेंगे, अलग अलग संरचनाओं के बारे में बात करेंगे और अलग अलग संरचनाओं की व्याख्या हम लोग एक एक करके करते चलेंगे। उम्मीद करूंगा आपने नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा, नहीं दबाया है तो जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। नोटिफिकेशन के साथ साथ आप नीचे में कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न, जिस तरह से हमने कहा आज एक गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुव पर और उसके 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर क्या होता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ लाइक जरूर करें ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले नए वीडियोस के साथ अधिक ऊर्जा के साथ काम करने का। उम्मीद करूंगा आप खुश रहेंगे, मजे करेंगे, पढ़ाई जरूर करेंगे। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।